हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। और कोई जन थे और उन्होंने बोला कि मैम मुझे व्याकरण की ज़रूरत है, तो व्याकरण का वो बोल रहे थे कि मैराथन लेने के लिए। तो उन्हीं के कहे अनुसार मैंने सोचा कि चलिए एक मैराथन मैं करा देती हूँ। और मैराथन या समझिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एमसीक्यू लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि व्याकरण जो है आप एमसीक्यू से नहीं समझ सकते या प्रश्न से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक उसका आप थ्योरी लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कीजिएगा, जो मुख्य पॉइंट है उसे आप नहीं समझिएगा, तब तक आप व्याकरण को नहीं समझ सकते हैं। तो अगर समझ नहीं पाइएगा तो आपको वहाँ पर मुश्किल होना है कि आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो व्याकरण जो है, व्याकरण को समझना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर वो चीज़ है कि इसे रटने के साथ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि आप रट लेंगे और वहाँ आप कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई ये प्रश्न नहीं है साहित्य के। अगर आप प्रश्न रट लीजिएगा, काव्य हो गए, नाटक हो गए, उपन्यास हो गए, तो आप बना सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है व्याकरण संबंधित जितनी भी त्रुटियां हैं, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण तो एक शुद्ध है, ठीक है। आप ऐसे भी मानक भाषा समझते हैं कि मानकीकरण होना चाहिए भाषा में, तो क्या होता है? शुद्ध। तो उसी शुद्ध यानी कि आप तुष्टिकरण, एक जो तुष्टिकरण होता है शब्द, तो आपको तुष्टिकरण करना है इसमें, ठीक है। कि आप एकदम से इसमें परिपक्व जब तक नहीं होंगे, तब तक आपसे यहाँ पर त्रुटियां होने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि लास्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि कल एक दिन पड़ता है, उसके बाद आपका परसों को एग्जाम है, यानी कि 15 को, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और जहाँ से प्रश्न आए हैं वो टॉपिक यहाँ पर सारे ऐड हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, जो कि बीपीएससी टीआरई थर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो 1 to 5 के लैंग्वेज से जुड़े हों, या फिर आपके इसमें 6 to 8 के जो भी स्टूडेंट हो, ठीक है। और ये तो आगे जो 9 और 11 12 9 10 और 11 12 जिसकी घोषणा कर दी गई है कि 4-5 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम बीपीएससी ने लिया जाना है, बीपीएससी के द्वारा। तो इसीलिए अभी अभी आपके पास टाइम है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखें, आपका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ से हो जाना है। और ये टॉपिक वही है जहाँ से प्रश्न बने हैं, तो आप जब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं, तो ये लास्ट टाइम ये अमृत के समान होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं कुछ फैक्ट की तरफ जो कि महत्वपूर्ण है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, तो आप इसे धैर्यपूर्वक देखें, और अगर मुमकिन हो तो 1-2 बार भी देख डालें, ठीक है। क्योंकि बहुत ही यहाँ से आपको फ़ायदा मिलने वाली है, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पता चलेगा ही आपको, चाहे वो लैंग्वेज पेपर आपका अहर्ता से है या फिर आपका जिसका हिंदी है, तो बात ही अलग है। उसका तो 80 प्रश्न हिंदी से ही होगा। और 6 to 8 में जहाँ तक है, तो व्याकरण संबंधी ज़्यादा प्रश्न होते हैं और साहित्य संबंधी कम प्रश्न होते हैं, ठीक है। और साहित्य संबंधी जो है, हालांकि बीपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहले बीपीएससी टीआरई 1 जब प्रश्न लिया गया था, तो उसमें साहित्य संबंधी प्रश्न थे, जो कि हूबहू जो यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र से उठाया गया था, ठीक है, और पीजीटी से। लेकिन उसके बाद विपरीत उसके ठीक कि बीपीएससी टीआरई 2 में क्या किया गया कि वहाँ से व्याकरण संबंधी प्रश्न डाले गए और साहित्य संबंधी ज़्यादातर प्रश्न मिले ही नहीं। तो क्या हुआ, इससे हलवा हो गया। तो हलवा होने का तो बात ही है कि जो अच्छे कैंडिडेट थे उनको प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तो साहित्य का तैयारी करके गए थे। तो इस कारण से आपको दोनों ही साथ साथ करना है। और जहाँ तक साहित्य की बात रही, तो मैंने अच्छी खासी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, जो कि महत्वपूर्ण है, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल या भाषा साहित्य से। और भारतीय काव्य शास्त्र से भी मैंने प्रश्न कराया है, तो नहीं देखें अभी तक तो ज़रूर से देखें, वहाँ पे आपको ज़रूर से लाभ पहुँचने वाली है। और चलिए आज जो चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो जल्दी करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो पहले समझते हैं क्या है हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है,
कि वर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि पूछा जाता है और डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में ये नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको 5-6 प्रश्न ऑप्शन के साथ दिया जाएगा और वहीं पे जैसे समास, वर्ण, छंद, अलंकार से संबंधित वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा जो इसका है वो गलत दिया है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तो आप वहाँ पर रॉन्ग कराइएगा, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है इसके लिए। तो क्या है वर्ण? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वह वर्ण है। जैसे क, ठीक है, जैसे अ का आप क्या टुकड़ा कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, तो ये क्या है, वर्ण है, ठीक है। तो जैसे तो बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके पूछे जाते हैं। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है, तो ये भी ध्यान रखना है। वर्ण के भेद कितने हैं? तो एक स्वर और व्यंजन सभी को पता होगा। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। तो ये भाषा अहर्ता में पूछी जा सकती है कि स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की कितनी है, तो ध्यान रखना है। अगला है कि स्वर किसे कहते हैं? कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाती है। जैसे अ, आ, ई। तो आप अगर पढ़िएगा तो इसमें क्या अवरोध आपको उत्पन्न नहीं होगा, तो ये स्वर कहलाती है, ठीक है। और ये सभी को पता होगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो ज़्यादा मैं इसमें लॉन्ग नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाने का कोशिश किया है। तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, तो ये रिवीजन क्लास है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। चलिए स्वरों के भेद देख लेते हैं। उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। 3 स्वर हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर स्वरों की भेद के अगर उच्चारण या मात्रा के अनुसार पूछे तो आपको 3 लगाना है, ठीक है, 3। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि इन्हें मूल स्वर, इसे मूल स्वर भी, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर को मूल शब्द भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। तथा एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा, जैसे देख लीजिए अ, इसमें कोई मात्रा है नहीं है, ई इसमें कोई मात्रा है नहीं है, उ इसमें कोई मात्रा है नहीं है, इसी तरह री हो गया, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। तो इनके उच्चारण में सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है। तो अ बोलिए, अ, ई, उ, क्या टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसी तरह आगे देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, ठीक है, और अर्थात 2 मात्राएं लगती है। जैसे आप यहाँ पर समझिए कि आ गया, क्या यहाँ पे ये मात्रा लग गई, तो ये क्या 2 गुना टाइम लग गया इसमें, तो ये दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ मूल स्वर में कितनी है? तो ये 4 हैं, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4, अ, ई, उ और री, ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो आ, दुर्गही, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, औ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि मूल स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वरों में 7 आते हैं, ठीक है। और प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो संस्कृत में प्लुप्त को एक तीसरा भेद माना गया है। हिंदी में नहीं, लेकिन संस्कृत में माना गया। अगर हिंदी में आपको पूछे कि स्वरों के कितने भेद हैं, तो आपको 2 लगाना है, ठीक है। कितने हैं? 2 हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगर संस्कृत के हिसाब से पूछता है तब यहाँ पर प्लुप्त भी गिनी जाती है, ठीक है, लेकिन आपको 2 ही लगाना है। पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। चलिए अगला है कि प्रयत्न के आधार पर, चलिए वही प्रश्न आ गया, अच्छा वो नहीं है। प्रयत्न के आधार पर, जीव के प्रयत्न के आधार पर यहाँ भी 3 भेद हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, ठीक है, अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे हर्षई, दुर्गई, ए, ऐ। आप बोल कर देखिए तो जीवों की जो स्थिति है वो क्या होगा? ऊपर नीचे होगा, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। और अग्र स्वर भी 4 है, ठीक है, 4 हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग जो है समान स्थिति से उठता है, उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, ओ है, ऊ है, दुर्गहु है,
ओ, औ तथा अ। तो ये जो है ये सभी पार्श्व स्वर हैं और इसकी जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6 हैं टोटल। आगे है कि मध्य स्वर किसे कहा जाता है, तो हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है और इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। तो मध्य स्वर कौन सा है, तो अ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि मुखाकृति के आधार पर यानी कि मुख की आकृति के अनुसार कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो एक होते हैं संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, विवर्त और अर्ध विवर्त, ठीक है, अर्ध विवर्त। तो संवृत किसे कहा जाता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। तो आप ई ऊ आप देख रहे हैं मुंह नहीं खुलेगा आपका, अगर आप बोलने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही थोड़ा सा मुंह खुलेगा, ठीक है। तो ये इसमें भी 4 आते हैं, दोनों ई और दोनों ऊ, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ई ऊ, ठीक है। अर्धस्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, यानी कि संवृत में तो थोड़ा सा खुलता है और इससे थोड़ा सा किसमें खुलता है, तो अर्ध संवृत में। तो आप ए ओ, ठीक है, आप बोल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो इसमें इसकी संख्या 2 है। विवर्त क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ, तो आ कीजिएगा तो पूरा मुंह खुल जाएगा। तो ये जो है आ, ये क्या है, विवर्त में आती है, ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है सारे। और अगर आप बोलिए कि इसमें MCQ में क्या लाऊं और क्या क्वेश्चन कराऊं, ये तो समझने वाली बात है, तो इसीलिए मैंने यही सही समझा। आप बताइएगा कि आपको ये कितना हेल्प पहुंचाएगी, ठीक है। चलिए अगला है कि अर्ध संवृत अर्ध विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, यहाँ पर आपका पूरा खुल रहा था, ठीक है, आ यानी कि मुख पूरा खुल गया, अर्ध यानी कि आधा विवर्त यानी आधा खुला हुआ। तो अ औ आप बोलकर अगर देखिएगा तो ये इसमें अर्ध विवर्त में ये गिने जाते हैं। तो इसकी जो संख्या है 3 है। तो सभी को आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है सॉरी प्रश्न कराते कराते माइंड वही आ जाता है। चलिए अगला है कि ओष्ठावृत्ति यानी ओठ के आकार के अनुसार जो है स्वरों की संख्या 3 है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने मिलेगा क्योंकि प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, चाहे वो साहित्य हो, ग्रामर हो या भी कोई भी हो, ठीक है। तो वृत्ताकार किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है। अब बोल के देखिए, उ दुर्गहु औ देखिए वृत्ताकार के अनुसार जो आपकी होठ की स्थिति है वृत्ताकार बनेगी, वृत्त के आकार की। तो ये इसकी भी संख्या कितनी है, तो 4 है। अवृत्ताकार जिनके इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, जैसे ई ए ऐ, ठीक है। तो इसमें अवृत्ताकार। उदासीन कौन से होते हैं, तो अ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं। आ स्वर अंग्रेजी में हिंदी में आया है, यानी कि आ इस तरह जो होता है आ, ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है, तो ध्यान रखना है। और अ जो है ये क्या है, उदासीन है, ठीक है, क्योंकि होठ जो रहती है वो उदासीन स्थिति में रहती है, इसीलिए अ जो है उदासीन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, सभी को पता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं। स्पर्श, तो स्पर्श क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न अंग, दोनों होठ, नीचे का होठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु जो है उनको स्पर्श करती हुई बाहर आती है। यानी कि जब ये उच्चारण होते हैं तो क्या होता है कि सब एक दूसरे से टकराती है, स्पर्श करती है, ठीक है। जब आप क ख ग घ अंग, च छ ट ठ और त थ, ये जो वर्ग हैं, अगर आप सभी को उच्चारण की स्थिति में लाइएगा, उच्चारित कीजिएगा, तो आपको ये
संज्ञान होगा कि आपको जो है उच्चारण करते करते आपका क्या है कि स्पर्श कर रहा है, दोनों होंठ आपके स्पर्श कर रहे हैं, ऊपर के दांत, जीभ की नोक, दांत एक दूसरे को छू रहे हैं यानी कि स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन के तौर पे रखा जाता है। और इसकी संख्या 25 है। आप क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग 5, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5, तो ये कुल मिलाकर 25 है। तो ये सभी जो वर्ग आते हैं ये स्पर्श व्यंजन के आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है ये महत्वपूर्ण है कि प्रथम 4 ध्वनियाँ, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाला जो है नासिक के व्यंजन कहा जाता है उसे, जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे क ख ग घ अंग, अंगा हो गया, च छ ज झ ञ, यहाँ जो हो गया नासिक के हो गया ट ठ ड ढ ढ, तो वो भी क्या हो गया प फ ब भ म, तो म हो गया क्या। तो जो पांचवा यानी कि ये पांचवा यानी ये जितने भी वर्ग हैं, ये जितने भी वर्ग हैं इसके जो पांचवा वर्ण है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका नासिक के व्यंजन हो जाएगा। तो इन्हें छोड़कर सभी क्या है स्पर्श व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न है, संघर्षी किसे कहा जाता है कि जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग जो है संकरा हो जाता है, यानी कि सांकर हो जाता है और वायु में घर्षण आ जाता है, यानी कि वो जब वायु निकलती है तो उसमें घर्षण आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे ख, ग, ज, फ और तीनों श, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को, ये क्या है संघर्षी हैं सभी। आगे देख लेते हैं स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति पैदा होती है उसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और ये जो है च छ ज झ यानी कि च वर्ग वाले जो हैं ये क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी, और ये यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, कोई भी स्थिति हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। नासिक के किसे कहा जाता है, जो कि अभी मैंने बताया कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु जो है नासिका यानी कि नाक से आपको बोलने, जब आप बोलेंगे तो वहां से नासिका मार्ग से बाहर निकलती है वायु, जैसे र, न, म, न, क्या है तो नासिक के मार्ग से निकल रहा है वायु, आपको लगेगा आप बोलते समय, तो जो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है नासिक के वर्ण कहा जाता है, ठीक है, नासिक के व्यंजन। आगे है पार्श्विक किसे कहा जाता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य दो अंकों के मिलने से वायु का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है उसे पार्श्विक कहा जाता है। तो इसमें जो आने वाली है वो लौ, ठीक है, लौ आती है, पार्श्विक लौ है। और लुंठित रौ है जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, र, देखिए बोल के आप देखिए र, तो क्या है अब मुरे यानी कि मुड़ जाता है बेलन की तरह ही, देख रहे हैं स्थिति, र बोल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ से, तो उसे लुंठित कहा जाता है और लुंठित में र आता है, ठीक है। चलिए अगले देख लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है कि जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, कि जीभ जो है झटके से छू के तालु को फिर वापस आ जाती है उसे उच्छिप्त कहा जाता है। और उच्छिप्त जो है ड ढ है, दो वर्ण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उच्छिप्त में, तो काफी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। आगे है अर्ध स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है, यानी कि य व क्या है अर्ध स्वर है, य और व अर्ध स्वर है, ध्यान रखना है, पूछी जाती है। आगे है कि उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद देखते हैं। तो स्वर यंत्रमुखी और जिह्वा मूल्य, तो स्वर यंत्रमुखी जो होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्र मुख से हो, यानी इसमें ह और श आ जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे है कि जिह्वा मूल्य यानी कि जिनका उच्चारण जीव के मूल भाग से होता है, जैसे क, ख, ग, आप बोल के देखिएगा
तो ये जो है आप अगर प्रयोग में लाइएगा, प्रयोग तो सभी ने किया है और हम जानते हैं कि ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, जो बचपन में हम लोग को पढ़ाई गई है वही अभी फिर दोबारा उसको पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही क्या बताऊं मैं, तो ये जो बचपन में पढ़ी हुई है उसे फिर दोहराई जा रही है, कह सकते हैं इस बात को। और इसके बिना जो है व्याकरण अधूरी है, क्योंकि व्याकरण की उत्पत्ति ही तो यहीं से हो रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये क ख ग बोल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जीव के मूल भाग से इसकी उत्पत्ति हो रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कंठ। अब देखते हैं कि कंठ क्या है। कंठ जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है, इनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करती है, तो इसमें क वर्ग आएगा। क वर्ग कंठ से, क वर्ग कंठ से। अब देखिए कि कंठ, कंठ के बाद अब क्या आता है, तो कंठ के बाद क्या आएगा, तो तालव्य आ गया तालु। कंठ के बाद आप तालु पे आइएगा, तो तालु जो है जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्र भाग के साथ कठोर तालु को स्पर्श करते, यहाँ पे कोमल तालु को स्पर्श कर रही थी और यहाँ पर कठोर तालु के स्पर्श से होता है, तो इसमें क वर्ग और य और श, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जो कंठ है, कंठ पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप कि कोमल तालु से, और तालव्य जो है कठोर तालु से स्पर्श करती है और इसमें क वर्ग और य और श। ठीक है, और तालव्य में तो आप जान ही रहे हैं कि एक तरह से क्या आपका आ जाएगा, च छ ज झ भी आएगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको, च वर्ग भी आएगा लेकिन इसे भी ध्यान रखना है आपको। चलिए मूर्धन्य देख लेते हैं। मूर्धा, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, जैसे ट वर्ग और षटकोण वाला श जो आता है ये इसमें आ जाएंगे। कि जो महत्वपूर्ण है मैंने वो ऐड कर दिया है दोनों को साथ साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि एक ही को लेकर मैं यहाँ पर नहीं चल रही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें साथ साथ मैंने ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि दोबारा आपको वहाँ पर पढ़ना ना पड़ जाए। वत्स, जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वत्स या ऊपरी मसूड़े के, ठीक है, ऊपरी मसूड़े जो होते हैं स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, वत्स। तो ये इसमें न र ल ये सब आ जाएंगे, तो ध्यान रखना है। दंत किसे कहते हैं, तो दंत व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है और इसमें जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, तो इसमें त वर्ग और स, ठीक है, आ जाएंगे। आगे है कि दंतोष्ठ, इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ जो है दांतों को लगती है तथा होठ भी कुछ मुड़ते हैं, तो उसे दंत ओष्ठ यानी दांत और ओष्ठ का यहाँ पर प्रभाव दिखेगा आपको, तो इसमें व और फ आ जाएंगे। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। और ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर स्पर्श करते हैं तथा जिह्वा जो है निष्क्रिय रहती है, तो ये प वर्ग में आ जाएंगे, प वर्ग की जो आ जाएंगे वर्ण। चलिए आगे देख लेते हैं कि स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर घोष और अघोष दो भेद हैं। ठीक है, तो घोष किसे कहा जाता है पहले, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती है और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष कहलाती है, प्रत्येक वर्ग की। ठीक है, तो क ख ग घ ञ। ठीक है, तो ये प्रत्येक वर्ग का जो 3 ध्वनियां, ठीक है, तो ये हो गया 3 ध्वनियां, ये क्या हो गई, घोष हो गई। ठीक है, और अघोष जिनके उच्चारण समय में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कि अघोष, घोष यानी स्वर तंत्रियां में कंपन उत्पन्न हो और अघोष यानी कोई कंपन उत्पन्न ना होना। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां, तो ये हो गया आपका घोष, अघोष और ये घोष। तो ठीक है, अब 12 और 312/345 ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
घोष, अघोष और घोष। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि श्वास यानी कि प्राण, प्राण की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण यानी श्वास का प्राण। ठीक है, यानी कि प्राण भी कर सकते हैं। तो अल्प प्राण जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जो है ह रहित, ठीक है, होती है, ह रहित होती है और प्रत्येक वर्ग की पहली, जैसे क हो गया, तीसरी यानी क ख ग और पांचवी या अंग, तो ये क्या हो गया आपका, तो 1, 3 और 5 ये आपके अल्प प्राण हो गए। दूसरा देख लेते हैं, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है ऐसी ध्वनियां ह युक्त होती है। ठीक है, ह युक्त होती है। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी यानी कि दूसरी और पांचवी ध्वनि महाप्राण होती है। तो 125/25, 135/25 इस तरह अल्प प्राण और महाप्राण को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होती है। जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं तब वह संयुक्त व्यंजन में गिनी जाती है। जैसे कि अक्ष, अक्ष, क, धन, ये षटकोण और अ ये जुड़ के क्या हो जाते हैं, अक्ष, त्र, त, धन, र, धन, अ ये क्या हो जाएंगे, त्र, ज्ञा, ज प्लस या प्लस अ, तो ये ज्ञा हो जाएगा श्र, ताले श, र और व, तो ये अ, ठीक है, व नहीं अ, तो ये सारे को ध्यान में रखना है किनके मेल से ये संयुक्त व्यंजन के रूप में गिने जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अक्ष का दे दे कि आपको क, धन, श ऐसे भी दे दे, ठीक है, तो ये भी सही होगा। अगर अ नहीं भी दे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाने के उद्देश्य से ये भी रखे हैं साथ साथ। अगर ये ना दे तो ये भी दे दे तो आपका सही होगा, तो ध्यान रखना है, इसी को लगाना है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ध्यान रखना है, अक्ष, त्र, ज्ञा और श। चलिए आगे देखते हैं अयोगवाह, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है, एक तो अंग और दूसरा आह, बचपन में पढ़े होंगे आप। तो अंग यानी कि अंग, तो अंग का ये निशान है और विसर्ग का ये है। ठीक है, विसर्ग संधि ये पढ़े ही होंगे आप, तो ये दोनों का ये निशान है, तो काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है इसे। चलिए आगे देख लेते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार इनका उच्चारण करते समय वायु जो है केवल नाक से निकलती है। ठीक है, तो जैसे रंग हो गया, पंख हो गया, ये सारे अनुस्वार में आएंगे। अनुस्वार अभी मैंने बताया, एक बिंदा जो ऊपर रहता है, एक बिंदा। ठीक है, और अनुनासिक इनका उच्चारण मुख और नासिका यानी नाक दोनों से, मुंह और नाक दोनों से निकलता है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। और ये जैसे हंसना, पांच, तो ये सारे जो है इस तरह जो चंद्र बिंदु हैं ये किस में आएंगे, अनुनासिक में, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं शब्द को, बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द। एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक, यहाँ पर ध्यान रखना है, सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ठीक है, सार्थक ध्वनि आए तो उसे शब्द कहा जाता है। शब्द के प्रकार देख लेते हैं, स्रोत या इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देसी, शंकरा और विदेशी। ठीक है, तो तत्सम क्या कहलाते हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों यानी कि बिना परिवर्तन के जैसे थी वैसे ही आ गई है, बिना परिवर्तन के, तो वो तत्सम कहलाती है। जैसे अग्नि, पृथ्वी, रात्रि, ये सारे क्या है, तो ये तत्सम में आएंगे। तद्भव यानी कि वे शब्द जो कुछ बिगड़ कर यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ फिर वो आई वो शब्द हिंदी में, तो उसे तद्भव कहा जाएगा। जैसे हस्त से हाथ हो गया, कर्ण से कान हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, इस तरह के जो शब्द हैं ये तद्भव कहलाएंगे। देसी
जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोड़ा, बैंगन, लोटा, ये सब, सॉरी लोटा नहीं, तो ये सारे क्या हैं, तो ये देशी कहलाएंगे, यानी कि स्थानीय भाषा पे जैसे कोई प्रयोग कर लिया आप, जैसे गांव देहात के लोग या फिर कोई स्थानीय लोग जैसे कुछ नए शब्द यानी कि यूनिक शब्द जैसे बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से वो प्रचलित हो गया और वो क्या हो गया, वो देसी शब्द कहलाती है। ठीक है। संकर, जो कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे खून और पसीना दोनों मिल गए तो खून पसीना। बेडोल यानी कि बे प्लस डोल, फारसी प्लस हिंदी, और जेल प्लस खाना, जेल खाना। टिकट प्लस घर, टिकट घर। अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी। तो इस तरह जो अगर आए शब्द कि दो भाषाओं के मेल से बने जो शब्द हैं वो संकर कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, यानी कि जो विदेश से आई हो। ठीक है। अब देख लेते हैं अरबी के शब्द कुछ महत्वपूर्ण। अखबार, आदत, आखिर, आमिर, ईमान नहीं, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, औरत काफी पूछी जाती है, ध्यान रखना है। कसूर, कसरत, कानून, किताब भी पूछी जाती है। खबर, खराब, जनाब, जालिम, तहसील भी पूछी जाती है। तकदीर, तबादला, नशा पूछी जाती है कि कौन सी शब्द है। फायदा, मुल्ला, मजहब, मतलब, हकीम, शराब, ये सारे शब्द अरबी शब्द हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है। फारसी के कुछ शब्द देख लेते हैं। अदा, अगर, आमदनी, आईना, आईना ध्यान में रखना है। आवाज, आसमान, कमीना, कारीगर ध्यान में रखना है। किशमिश, ये भी फारसी शब्द है। ठीक है। खुश, गवाह भी ध्यान में रखना है। चादर, चश्मा ध्यान में रखना है। चेहरा, जिगर, जोश, दफ्तर, दफ्तर भी ध्यान में रखना है। दवा, दीवार, दिलेर, दलाल, पजामा, परहेज, बेकार, बेरहम, मजदूर, सरदार, सौदागर ध्यान में रखना है। और साहब, ये सारे क्या हैं, फारसी के शब्द हैं। तुर्की शब्द, तोप, तमाशा ध्यान में रखना है। कैंची पूछी जाती है, इसे ध्यान में रखना है। खंजर, चेचक ध्यान में रखना है। चम्मच ध्यान में रखना है। बेगम, बेगम भी पूछी गई है। बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, बीबी, लाश, उर्दू, ये सारे तुर्की के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द देखते हैं। अफसर पूछी जाती है। अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, ध्यान में रखना अस्पताल को। गैस, टिकट, कुल्ली, लालटेन पूछी जाती है। पुलिस, रजिस्टर, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। फ्रेंच के शब्द देखते हैं कि लैंप, मेयर, आल्पिन, ध्यान में रखना है। आल्पिन, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मीनू, अंग्रेज, ये सारे फ्रेंच शब्द हैं। और जापानी है रिक्शा, काफी महत्वपूर्ण है रिक्शा और पूछी गई है कितने ही एग्जाम में रिक्शा, तो ये जापानी शब्द है। चीनी शब्द है चाय, लीची और चीनी। पुर्तगाली है अलमारी, देख लीजिए अलमारी। आल्पिन जो है ये फ्रेंच भाषा है, लेकिन अलमारी है पुर्तगाली, पूछी गई है। स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, देखिए यहाँ पर फीता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीता, गमला, संतरा, चाबी, तोलिया, तोलिया पूछी जाती है। तोलिया, बाल्टी, साबुन, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। और अब देख लेते हैं उत्पत्ति या रचना के बनावट के आधार पर शब्द के भेद। और चलिए, तो ये रूढ़ होंगे, यौगिक और योग रूढ़, तीन प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर शब्द। तो रूढ़ जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, जैसे कमल, घोड़ा, जल, ठीक है, ये अपना मूल भाव रख रहा है, ये किसी के शब्द से नहीं बना है। क्योंकि अगर आप तोड़िएगा कमल को तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसे आप नहीं तोड़ सकते हैं। यौगिक जो दो शब्दों के योग से बना हो, यानी कि पाठ धनशाला, पाठशाला, विद्याधनालय, विद्यालय। योग रूढ़ जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो, किसी विशेष अर्थ प्रकट करता है यहाँ पर कौन, तो योग रूढ़। जैसे कि दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, क्या है ये दशानन, तो दशानन तो ब्रह्मा जी हो गए। और दश भुजा किसके थे, सभी को पता है कौन था वो 10 भुजाधारी। तो ये जो योग रूढ़ को आप समझ सकते हैं, एक तरह बहुव्रीहि समास जो होते हैं
आप समझ सकते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो वो एक तरह से क्या होंगे, योग रूढ़, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों में जो तीसरे शब्द प्रकट, यानी कि जो कोई विशेष अर्थ वहां पर प्रकट की जाती है, तो वो शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, तो रूढ़ जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, जो मूल हो, यौगिक जो दो शब्दों के योग से बना हो, योग रूढ़ जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब चलते हैं प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद। तो देख लेते हैं यहाँ पर दो तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। विकारी जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी में आएंगे। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ध्यान रखना है सभी को। विकारी शब्द किसे कहा जाता है कि इन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल के कारण बदल सकते हैं। ठीक है, विकारी जो शब्द हैं वो बदल सकते हैं, ऐसे समझिए। और अविकारी यानी कि कोई विकार नहीं, यानी कि कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो विकारी शब्द बदल सकते हैं लिंग, वचन, काल से, काल के अनुसार, जैसे लड़का, लड़की, मेरा, मेरी, आप यहाँ पर बदलाव देख सकते हैं। लेकिन अविकारी वैसे शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं देखा जाता, उसे अविकारी कहा जाता है। जैसे सने, शने, किंतु, है, अरे, जब, ये सब क्या है, तो ये अविकारी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा किसी भी कारण। और यहाँ पर कुछ देख लेते हैं तत्सव और तद्भव। तो अस्थि, अस्थि से हड्डी बना, ये तत्सम है। और तद्भव अंधकार से अंधेरा, आम्र से आम, अंगुली का उंगली होता है, अश्रु का आंसू हो गया, उष्ट का ऊंट हो गया, कार्य का काज हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, ग्राम का गांव। काफी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है क्योंकि पूछी जाती है। क्षेत्र का चेत हो गया, धूर्म का धुआं हो गया, धुआं को क्या कहा जाता था तत्सम में, धूर्म। ठीक है, नासिका नाक हो गया, पत्र का पत्ता हो गया, भक्त का भगत हो गया। आगे देख लेते हैं, कर्ण का कान, और काक को कौवा कहा जाता है, कोकिल कोयल, धृत घी, गणना गिनती, चटका चिड़िया, चिड़िया को चटका कहा जाता था, पक्षी पंछी, पिपासा प्यास, बाहु बाह, भगनी भगनी यानी कि बहन, तद्भव रूप इसका। मुख मुंह, श्वास सांस, श्रृंग सिंह, सूर्य सूरज, कृपा, कृपा देख लीजिए, ये भी सही है। और इस तरह से भी कृपा, ये भी सही है। तो अगर दोनों तरह से आए तो आप इसे अशुद्ध ना माने क्योंकि ये तद्भव रूप है इसका। ग्रंथि गांठ, चंद्र चांद, जीर्ण जीना, दशम दशवां, दंड डंडा, महिषी भैंस, यमुना जमुना, रागी रानी, लोहकार लोहार, श्वशुर ससुर, शूत्र सूत, हास हसी, अंध अंधा, कपोत यानी कि कबूतर, कृष्ण किशन, काष्ठ काठ, कोष्ठ कोठा, घृत गड्ढा। और यहाँ पर कहाँ पर देखे थे, तो मृत्यु मौत, मोक्ष मक्खी, स्वप्न सपना, उज्जवल उजाला, ओष्ठ को होठ, और फिर अक्षी, अक्षी मीन्स आंख, कपाट किवाड़, गृह घर, गदर्भ गधा, जिह्वा जीव। और यहाँ पर तो देख ही लिया। तो ये काफी महत्वपूर्ण थे जितने भी मैंने तत्सम और तद्भव के आपको दिखाए, और कुछ यहाँ भी हैं, चलिए देख लेते हैं। क्षीर को खीर कहते हैं तद्भव में, ग्राहक गाहक, ज्येष्ठ जेठ, दंत दांत, दुग्ध दूध, धैर्य धीरज, धैर्य को धीरज, निंद्रा नींद, मित्र मीत। ठीक है, दधी दही, पूत पुत्र को पूत, भिक्षा भीख, मस्तक माथा, लज्जा लाज, हस्त हाथ, अम्बा अम्मा, अटालिका यानी कि अटारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम थे। और मौक्तिक को मोती, शुष्क को सूखा, सर्प को सांप, हस्ती हाथी, ये हस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछी जाती है बहुत बार। आगे देख लेते हैं, अग्नि आग, अग्र आगे, अध्य आधा, अद्य आज, एकत्र इकट्ठा, कजल काजल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और संज्ञा को देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, सभी को पता है, जैसे श्री राम, करनाल, वन, फल, ज्ञान इत्यादि।
संज्ञा के भेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, जैसे सीता, रोहतक, रामायण, गंगा, यमुना इत्यादि। ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, जैसे पुरुष, छात्र, नारी, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, वृक्ष से सभी वृक्षों की पता चलती है। आप ये तो नहीं बोलिएगा कि अमरूद का वृक्ष है और ये अनार का वृक्ष यानी कि वृक्ष। ब्राह्मण यानी सभी ब्राह्मण, ब्राह्मण, और गौ यानी सभी गौ, नारी यानी कि संपूर्ण नारी। ठीक है, छात्र यानी कि सभी छात्र, पुरुष यानी कि सभी पुरुष। यहाँ एक स्त्री या एक पुरुष का बोध नहीं हो रहा है, उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो इसीलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। भाववाचक जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि का भाव हो, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, बुराई, प्रशंसा, घबराहट, लंबाई, भलाई, ये सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। समुदायवाचक जिस संज्ञा शब्द से समुदाय यानी समूह का बोध हो, जैसे कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, ये सारे समूह में आएंगे। समुदायवाचक। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, जैसे घी, तेल, हल्दी, लोहा इत्यादि सभी जो द्रव्य में आते हैं, आप साधारण से समझिए। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाद से भाववाचक की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर विशेषण, भाववाचक, क्रिया और भाववाचक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आदमी से आदमियत, ईश्वर से ऐश्वर्य, गुरु से गुरुत्व, चिकित्सक से चिकित्सा, भ्रातृ से भ्रातृत्व, युवक से यौवन, वत्स से वात्सल्य, संस्कृति से संस्कार बनता है, कुमार से कौमार्य, घर से घरेलू, ठग से ठगी, देव से देवत्व, बच्चा से बचपन बनता है। ठीक है, और उसी तरह देख लेते हैं विशेषण से भाववाचक। उचित से औचित्य, तपस्वी से तप यानी कि तपस्या, महा से महिमा, महानता, सुंदर से सौंदर्य और सुंदरता, जालिम से जुल्म, भूखा से भूख, सफेद से सफेदी, आलसी से आलस्य, प्यासा से प्यास, विधवा से वैधव्य। आगे है कि क्रिया से भाववाचक देखते हैं किस तरह बनता है। गिरना से गिरावट, चलना से चलन यानी कि चाल, दौड़ना से दौड़, पूजना, दौड़ना से दौड़ बनता है, ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। पूजना से पूजा, पढ़ना से पढ़ाई, बोलना से बोल, हंसना से हंसी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अहम से अहंकार, तो इस तरह के शब्द काफी महत्वपूर्ण। मर्द से मर्दांगिनी। चलिए अगला देख लेते हैं कि संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, लिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद हैं, सभी को पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे नाखून हो गया, कान हो गया, झुमका, तन, घी, पपीता, जल, तिल, दीन, दीपक, संग, दल, शरीर, दही, मोती, ये सारे क्या हैं, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाती है, जैसे मृत्यु, पूर्णिमा, दया, माया, काया, मित्रता, खटास, शत्रुता, सभा, टोली, पंचायत, जर, सरकार, फौज, पलटन, भीड़, नाक, आंख, ये सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। और ये देख लेते हैं लिंग परिवर्तन और उनके कुछ नियम। तो आ लगाने से क्या हो जाएगा, आचार्य से आचार्या, महोदय से महोदया, सुत से सुता, ई लगाने से पोता से पोती, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, ये सारे शुद्ध शब्द भी देखना है आपको कि ब्राह्मण कैसे लिखाता है, महोदया कैसे लिखाता है, तो ये शुद्ध और अशुद्ध में भी यहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित अच्छे से करना है। इया से हो जाएगा गुड्डा से गुड़िया, लोटा से लुटिया, इक्का लगाने से नायक से नायिका, अध्यापक से अध्यापिका, ये आप प्रत्यय के रूप में भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन लगाने से नाइन से नाइन, नाग से नागिन, आइन लगाने से बनिया से बनियाइन, पंडित से पंडिताइन, ये सारे प्रत्यय के रूप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नी लगाने से जाट से जाटनी। ठीक है, जाट से जाटनी, शेर से शेरनी, आनी लगाने से भव से भवानी, हिंदू से हिंदू आनी। ठीक है, इनी लगाने से ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारिणी, अभिमानी से अभिमानी, मति वती लगाने से श्रीमान से श्रीमती, भगवान से भगवती।
त्रि लगाने से दाता से दात्री, रचयिता से रचित्री, देख सकते हैं किस तरह के शब्द हैं। तो अगर आपको शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाए वर्तनी तो ध्यान रखना है। नेता का होता है नेत्री, विद्वान का विदुषी होता है सम्राट, किस तरह लिखा है सम्राट का सम्राज्ञी, और देवता का देवी, कवि का कवित्री, कवित्री भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि उभयलिंग, उभयलिंग किसे कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कोई कोई शब्द ऐसा होता है कि दोनों लिंग में वो आ सकता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, और उसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी बन सकता है, राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, मैनेजर किसी भी कोई भी पद में रह सकता है, स्त्री या पुरुष, इंजीनियर, तो ये सब परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। तो वो उभयलिंग में आएंगे। पर्वतों, समयों, हिंदी महीनों, दिनों, देशों, जल स्थल, विभागों, ग्रह नक्षत्रों, मोटी भद्दी भारी वस्तुओं के नाम जो हैं ये पुल्लिंग में विशेषता आते हैं, तो ध्यान रखना है इस तरह के नाम को। अब वचन देखते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में इसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे लड़का, पुस्तक और कलम। बहुवचन शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे लड़के, पुस्तकें, कल और कलमें, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, ये बहुवचन में आएंगे, सभी को पता है। तो कुछ देख लेते हैं। एक वचन बहुवचन, पाठक से पाठक गण हो जाएंगे, आप से आप लोग, सज्जन से सज्जन वृंद, गुरु से गुरुजन, मित्र से मित्र वर्ग, स्त्री से स्त्री जाति, सेना से सेना दल, विद्यार्थी से विद्यार्थी गण, गरीब से गरीब लोग, पंडित से पंडित वृंद, पंडित वृंद ध्यान रखना है, आर्य से आर्यजन, मजदूर से मजदूर वर्ग, वीर से वीर दल और मुनि से मुनिजन। तो ये सभी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एक वचन और बहुवचन भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या है कारक, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे कि ये सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, 7th 8th में 6 में, तो ये तो सभी ने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से। तो आप विभक्ति चिन्ह यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि विभक्ति से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा विभक्ति किसकी है। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो प्रश्न गलत होने के बहुत ही चांस बनते हैं यहाँ से। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को, इस तरह से याद कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए यानी कि वास्ते, अपदान से यानी पृथक यानी कि अलगाव की स्थिति में अपदान का प्रयोग होता है, संबंध का के की रा रे री, इस तरह अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे, ठीक है। तो इस तरह के आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। कर्ता, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। यानी कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे मोहन क्या है तो कर्ता है, ठीक है। कर्म, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है यानी कि कर्म पर, तो उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे श्याम पाठशाला जाता है, तो पाठशाला क्या जाने का कर्म कर रहा है, पाठशाला। करण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे कारण करण कारक कहा जाता है। जैसे राम ने बाण से बलि को मारा, ठीक है। तो यहाँ बाण जो है साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो करण और अपादान दोनों को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अपदान में क्या है, अलगाव है, लेकिन करण जो है वहां पे आपको सहायता के रूप में आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, करण और अपदान में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है क्रिएट होता है। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है कि करण जो है आपको किसी चीज में सहायता करता है और अपदान अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। तो ये दोनों को साथ साथ ध्यान रखना है। संप्रदान, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहा जाता है। जैसे
अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया, यानी किसके लिए, तो विद्यार्थियों के लिए, तो ये संप्रदान हो जाएगा। आपादान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता यानी कि अलगाव की स्थिति, भिन्नता का बोध हो उसे अपादान कहा जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती, यानी कि गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, यानी कि अलगाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तो ये अपादान में गिनी जाएगी। आगे है कि संबंध संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक दूसरे का, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहा जाएगा। जैसे यह मोहन का घर है, किसका घर है, तो मोहन का, ठीक है, का के की रा रे री आपको ध्यान रखना है संबंध में। चलिए आगे देख लेते हैं। अधिकरण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है, वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, कहाँ, तो युद्ध भूमि में, ठीक है, में पर, तो ये अधिकरण का सिंबल है। संबोधन संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो, जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, यहाँ विस्मय आदि बोधक का भी निशान आप चिन्ह देख सकते हैं। तो ये सारे हो गए कारक के महत्वपूर्ण फैक्ट, और यहाँ से अगर आपको कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपको अलग नहीं मिलेंगे। अगर ये आप समझ गए तो आपके कारक से कोई भी प्रश्न गलत होने के बहुत ही कम चांस हैं, 0% है। तो अगर आप ये समझ गए तो आप मान के चलिए कि आप कारक के जो जितने भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह क्या हो गया, सर्वनाम इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, ठीक है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष कौन है, तो वह, यह, उसका, कोई, ये अन्य पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष, ठीक है, तुम, आप, तुम्हें आदि, ठीक है। और उत्तम पुरुष में हम, हमारा, यानी कि हम, यानी कि एक व्यक्ति, जैसे कि आप, ठीक है। मान लीजिए आप और आपकी मम्मी बातें कर रही हैं, ठीक है, किसके बारे में, आपके पापा के बारे में। एक मैं एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूंगी कि आप और आपकी मम्मी दोनों बातें कर रही हैं, ठीक है। तो आप क्या हो गए, आप क्या हो गए, उत्तम पुरुष, ठीक है। आप में हम, यानी कि हमारा, आप ये प्रयोग कीजिएगा कि मैं, हम और हमारा, ये किसके लिए प्रयोग होगा, आपके लिए। लेकिन आपकी मम्मी जो कि मध्यम पुरुष के वाचक के अंतर्गत आएगी, उनके लिए आप तुम, आप बड़ी हैं तो आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सारे किसके लिए प्रयोग होंगे, तो आपकी मम्मी के लिए। और जिसके लिए आप बातें कर रहे हैं, यानी कि आपके पापा के लिए आप बात कर रहे हैं, कोई भी बात हो तो आप पापा के लिए अगर बातें कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे, अन्य पुरुष में गिने जाएंगे। जैसे उनके बारे में कर रहे हैं तो वह, यह, उसका, कोई, तो ये सभी क्या आएंगे, तो ये अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल के लिए जो मैं समझाना चाह रही थी आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि उत्तम पुरुष मैं, हम, हमारा, मध्यम पुरुष तुम, आप, तुम्हें, और अन्य पुरुष यह, वह, उसका। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं तो बनने के पूरे चांस हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित स्थिति, वस्तु, व्यक्ति और का संकेत का, यानी कि निश्चित हो कि हाँ ये है, तो यह वह, ये ध्यान में रखना है, 2 शब्द, यह वह, यह है, वह यानी कि यह है, वह आ गया, तो क्या है, निश्चित है कि यह है और यह वर्षा हो रही है, निश्चित है, ठीक है, निश्चित है। तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे वह खेल रहा है, तो ये निश्चित है कि वो खेल रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है किंतु परंतु। आगे है कि अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ही ना हो उसे अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ,
ध्यान में रखना है ये दो शब्द, कोई कुछ आ जाए तो वो अनिश्चयवाचक होगा। जैसे कोई गा रहा है, कौन गा रहा है इसका तो कोई पता ही नहीं है भाई कौन गा रहा है। कमरे में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ पे आखिर है क्या। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, अब पता नहीं आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक, कोई कुछ आ जाए तो आप आंख मूंद कर अनिश्चयवाचक लगा सकते हैं। संबंधवाचक किसे कहा जाता है? जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक कहा जाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि लाठी और भैंस देख रहे हैं। जो करेगा यानी कि अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी, तो एक दूसरे से यहाँ पर संबंधित है दोनों वाक्य। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया। इन वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी आदि संबंध को प्रकट करने वाले हैं, अतः ये सभी संबंधवाचक कहलाते हैं। प्रश्नवाचक क्या है? कि जिन सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न किया जाए। ठीक है, क्या तुम पढ़ रहे हो? अगर मैं पूछूं कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे, क्या आप कल एग्जाम देने जाएंगे, तो ये सारे जो प्रश्न किए जाते हैं ये प्रश्नवाचक में आएंगे। चलिए आगे है निजवाचक। तो ये हो गया, बता ही दिया मैंने। निजवाचक किसे कहा जाता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह अपने आप करती है, यानी कि मैं स्वयं, वह यह काम खुद करती है, अपने आप करती है, तो अपने आप में ये है। यह अपना ही घर है, तो यानी कि निजता का जो अनुभव कराए। ठीक है, निजता, तो वो निजवाचक। जैसे यहाँ अपना, अपने आप, अपने अपने आदि शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, संख्या, मात्रा या परिणाम आदि की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो गुणवाचक पहले देखते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन, ये सभी क्या आ जाएंगे? गुणवाचक में। तो उसकी जो है गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। आगे है परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप, तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें 2 आएंगे, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित में 10 क्विंटल, यानी कि निश्चित है कि हाँ 10 क्विंटल है। ठीक है, 3 किलो, निश्चित है कि 3 ही किलो है। 1.5 मीटर, निश्चित है कि 1.5 मीटर है। और अनिश्चित में थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, कुछ, तो ये तनिक, थोड़ा, ये सब जितना उतना, तो ये सारा क्या है? अनिश्चित। ठीक है, इसका निश्चित नहीं है कि हाँ इतना ही है, थोड़ा, कितना थोड़ा, कम, कितना कम, ज्यादा, कितना ज्यादा, तो ये जो है अनिश्चित परिमाण में आएगा। आगे है कि संख्यावाचक। तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसके 2 भेद देख लेते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित यानी कि 2, 3, ढाई, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीनों, चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक। तो ये निश्चित है कि हाँ 2 है, 3 है, ढाई है, पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, लेकिन अनिश्चित कई, कुछ, काफी, बहुत, ये सारे क्या हो जाएंगे? अनिश्चित हो जाएंगे। इसका कोई निश्चित आप नहीं समझ सकते कि हाँ इतना ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं अर्थ। अर्थ का विशेषण आर्थिक, ओज का ओजस्वी, जीव का जैविक, नीति का नैतिक, खेल का खिलाड़ी, पठन का पठित,
पेट का पेटू, आदि का आदिम, शरण का शरणी, कागज का कागजी, क्षय का छीन, उपासना का उपासक, काया का कायिक, देह का देहिक, घाव का घायल, तीन का तीसरा, पूरा का पुरातन, बाजार का बाजारू, आविष्कार का आविष्कृत, कर्म का क्रमिक, काम का कामुक, मुख का मुखर। ये सारे विशेषण हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ अन्य। मीठा का मिठास का मीठा, रोज का रोजाना, लिपि का लिपिबद्ध, संयोग का संयुक्त, लेख का लिखित, सेवा का सेवक, मौन का मौनी, सोना का सुनहरा, बाधा का बाधित, रस का रसिक और रसीला, लालिमा का लाली, वेद का वैदिक, लखनऊ का लखनवी, लखनवी अंदाज बोला जाता है, वन वन्य, हृदय हार्दिक, विधि का वैध, समय का साम्यिक और भेद का भिन्न होता है। आगे सर्वनाम का देख लेते हैं विशेषण। यह का ऐसा हो जाएगा, जो का जैसा हो जाएगा, मैं का मुझसा हो जाएगा, कौन का कैसा हो जाएगा, वह का वैसा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। काफी महत्वपूर्ण पूछी जाती है। जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक यानी कि सकर्मक यानी कि यहाँ पर कर्म हो रही है। ठीक है, सकर्मक यह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ने का कर्म हो रहा है। और अकर्मक जहाँ पर कोई क्रिया ना हो, ठीक है, क्रिया ही ना हो, तो जहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मुकेश सोता है, सीता रोती है। तो अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए तो आप कौन और क्या, ठीक है, कौन और क्या, साधारण सा और क्या, ये दोनों प्रश्न कीजिएगा तो आपको अकर्मक, अगर आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है तो आप क्या समझिएगा, आंसर मिल रहा है तो सकर्मक होगा, आंसर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक होगा। साधारण सी बात है, एक छोटी सी, तो ध्यान रखना है। जैसे मुकेश सोता है, अगर पूछेगा क्या सोता है तो कुछ नहीं सोता है, क्या है, आपको आंसर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सीता रोती है, क्या रोती है भाई। और अगर आप यहाँ देखिएगा कि रमेश पढ़ता है, ठीक है, तो कौन पढ़ता है, तो रमेश पढ़ता है। सीता खाना बनाती है, खाना कौन बना रहा है, सीता गाती है, कौन गाती है, तो सीता गाती है। तो सीता गाती है अकर्मक, लेकिन सीता गीत गाती है सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, कौन और क्या का आंसर करना है, आपको मिल जाएगा वहां पर। और यहाँ पर चलिए ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सामान्य क्रिया, और चलिए यहाँ से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लीव करते हैं। और विकारी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अव्यय कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक जिससे क्रिया के करने या होने के समय का बोध हो वह कालवाचक, ठीक है, समय का बोध कराता है। जैसे परसों मंगलवार है, आपको अभी जाना चाहिए, अभी, अभी का बोध यानी, और यहाँ पर मंगलवार यानी परसों का बोध, परसों मंगलवार है। आजकल, कभी, दिन, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, हर साल। तो ये टाइम का पता चल रहा है, यानी कि काल का नहीं, समय का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो कालवाचक होगा। स्थानवाचक जिसमें क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास, ये सभी क्या है, स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थानवाचक में आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। परिमाणवाचक, तो जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है तो वो परिमाणवाचक होता है। जैसे वह दूध बहुत पीता है, तो बहुत क्या हो गया, तो परिमाण बता रहा है। जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, निश्चित और अनिश्चित परिमाण क्या होते हैं। वह थोड़ा ही चल सकी, तो थोड़ा क्या होगा, बता रहे परिमाण। उतना खाओ जितना पचा सको, तो उतना और जितना, ठीक है, परिमाण में आएगा।
आगे है रीतिवाचक, तो जिसमें क्रिया के होने या करने का ढंग का पता चले वह रीतिवाचक। ठीक है, कैसी रीति में, तो शने शने, धीरे धीरे। सहसा बम फट गया, तो किस तरह, तो सहसा। निश्चय पूर्वक करूंगा, निश्चित पूर्वक करूंगा, तो कैसे, तो निश्चित पूर्वक। तो सहसा सहसा, धीरे धीरे, होले होले, क्या है, तो रीति। ठीक है। संबंध बोधक, जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उसके सामने मत ठहरो, किसके सामने, उसके सामने। पैर के नीचे बैठो, तो किसके नीचे, पैर के नीचे। से पहले, के भीतर, की और, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के साथ, के संग, ये विपरीत आदि होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसे शब्दों को। आगे देख लेते हैं समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, एवं, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, अथवा, चाहे, ये सारे क्या है, समुच्चय बोधक जो कि दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक, जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और जैसे ओह, हे, वाह, अरे, अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, तौबा तौबा आदि इत्यादि, ये सारे क्या होंगे, तो विस्मयादि। ठीक है, अब काल को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। इसके तीन भेद हैं। वर्तमान काल के भी भेद यहाँ पर तीन हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय का बोध हो। जैसे इसमें एक सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें काम के वर्तमान समय में सामान्यतः होने का बोध हो। जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान हो। अपूर्ण वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें मालूम होता है कि काम शुरू हो गया है और अभी जारी है। जैसे मोहन जा रहा है, अपूर्ण है, अभी गया नहीं है, जा रहा है, क्रिया हो रही है। संदिग्ध वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि क्रिया वर्तमान में ही है किंतु उसके होने में संदेह है। जैसे मोहन जाता होगा, यह संदेह है कि मोहन जाता होगा, गया कि नहीं गया, ये संदिग्ध है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है। ये 6 भेद हैं इसके। ठीक है, भूतकाल जो हो चुका है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु भूत। सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम बीते हुए समय में सामान्यतः पूरा हो गया। जैसे मोहन ने सांप देखा। ठीक है, सामान्य रूप से है। आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे मोहन ने सांप देखा है। ठीक है, अभी पूरा हुआ, देखा है। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम बहुत पहले पूरा हो गया, यानी पूर्ण रूप से उसने सांप देखा था। ठीक है, पूर्ण भूत यानी कि काम पूरा हो गया, देख लिया उसने। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भूतकाल में होना पाया जाए लेकिन पूर्ण हुआ या नहीं यह ज्ञात ना हो। जैसे अपूर्ण हो वो। ठीक है, कि मोहन सांप देख रहा था, मोहन सांप देख रहा था, अपूर्ण भूत है। संदिग्ध भूत जिस क्रिया के करने या होने में संदेह हो उसे संदिग्ध कहते हैं। जैसे मोहन ने सांप देखा होगा, संदिग्ध है, पता नहीं देखा है नहीं देखा है। आगे है कि हेतु भूत, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने की शर्त पाई जाए उसे हेतु कहा जाता है। तो यह सांप, यदि सांप देखता तो चला जाता, तो ये काम होने के बाद की स्थिति बताई जा रही है। आगे है भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के आने वाले समय में क्रिया का जाना या होना ज्ञात हो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, एक सामान्य भविष्य और संभाव्य। सामान्य भविष्य जिस क्रिया के जिस रूप से काम का सामान्य रूप से भविष्य में किया जाना हो या पाया जाए उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगी। ठीक है, और संभाव्य क्या है,
कि क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में होने या किए जाने की संभावना प्रकट हो, ठीक है। जैसे निश्चित नहीं हो, ठीक है, उसे संभाव्य, जैसे शायद कल सवेरे वह आ जाए, तो शायद, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं ये संभाव्य यानी संभावना है होने की, अब होगी कि नहीं होगी वो बात की बात है। आगे है वाच्य, देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वो वाच्य कहलाता है, ठीक है। तो ये भी 3 तरह के होते हैं कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहा जाता है। यहाँ पर कर्ता का रोल है। जैसे लड़कियां बाजार जा रही है, कौन बाजार जा रही है, तो लड़कियां। मैं रामायण पढ़ रही हूँ, कौन पढ़ रहा है, मैं। कर्ता पर यहाँ जोर जा रहा है। कुमकुम खाना खाकर सो गई, कौन, तो कुमकुम। तो इन वाक्यों में जो है पढ़ रहा हूँ, सो गई, ये क्रियाएं जो है कर्ता के अनुसार है। अगर कर्ता नहीं है तो ये यहाँ पर निरर्थक हो जाएगा, कोई शब्द का मायने ही नहीं रह जाएगा। तो पूरी जो है ये कर्ता पर यहाँ पर पड़ रहा है प्रभाव। कर्म जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। सकर्मक यहाँ पर क्रिया आपको मिलेगी कर्मवाच्य में। तो लड़कियां द्वारा बाजार जाया जा रहा है, यानी कि कर्म है यहाँ पर। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, तो ये सारे कर्मवाच्य में आएंगे। इन वाक्यों में पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई, ये सारे क्या है, क्रियाएं कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आई है। तो ध्यान रखना इस तरह के। भाववाच्य को देख लेते हैं कि जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे हमसे उठा नहीं जाता है, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। तो इस तरह के जो भाव प्रकट होते हैं ये सारे जो हैं भाववाच्य में आएंगे, ठीक है। ठहरा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता, तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये अक्सर भाववाच्य में ही आते हैं। तो ये सारे हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वाक्य सार्थक शब्द या समूह, शब्दों का वह समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य जिसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये वही कहा जा रहा है। हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी डाल पर बैठा है, इन वाक्यों में बच्चे और पक्षी के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वे शब्द क्या हैं, उद्देश्य हैं। विधेय किसे कहा जाता है, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। ऊपर के वाक्यों में खेल रहे हैं और डाल पर बैठा है, ये क्या है, विधेय हैं, ठीक है। उद्देश्य और विधेय यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। आगे है संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित और एक होते हैं संयुक्त। तो सरल वाक्य जिस वक्ता में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ठीक है, उसे सरल वाक्य कहा जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, आशा अच्छा गाती है, परिश्रमी बालक सफल होते हैं। तो राम, आशा और परिश्रमी बालक यहाँ पर वाक्यों के शेष भागों का विधेय कहते हैं। आगे मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उसका उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, ठीक है। एक प्रधान और उस पर दूसरा जो आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे, वह काम हो गया जिसे करने के लिए आपने कहा था। तो इसमें जो है मिश्रित वाक्यों की मुख्य पहचान आप कर सकते हैं, जैसे जब, तब, जो, जितना, वहाँ, जैसा, कैसा, यदि, क्योंकि आदि। ये जो योजक जो चिन्ह आते हैं ये सारे अगर आए तो आप यहाँ पर मिश्रित वाक्य आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। आगे संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जैसे और, अथवा, नहीं, तो, किंतु, परंतु आदि ऐसे योजक अव्यय चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे रमेश ने काम किया और, यहाँ पर और देख रहे हैं, वह अपने आप घर चला गया, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। राहुल विद्यालय जाता और मन लगाकर
पढ़ता है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर। तो और परंतु ये सारे क्या हैं, यहाँ पर संयुक्त वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले योजक चिन्ह हैं, जो कि आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर पता कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर तो यहाँ पर उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे तो मैंने बता ही दिया है सभी। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ उपसर्ग के बारे में। जो सार्थक शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनकी विशिष्टता प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत और हिंदी, फारसी, ये सारी इनमें भी उपसर्ग आते हैं। संस्कृत के देख लेते हैं, जिसे प्र से प्रगति, प्रारंभिक, प्रबल, प्रसन्न, सम से संस्था, सम्मान, संगति, संस्कार, संपूर्ण, अव से अवगुण, अवनति, अवतरण, निर से निर्बल, निर्जन, निर्धन, निर्माण, दुष से दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुशासन, दुस्साहस, दूर से दुर्दशा, दुर्जन, दुर्गम, नि से निवारण, नियुक्त, निर्धन, अधि से अधिकर, अधिपति, अध्यक्ष, अति से अत्युत्तम, अत्यंत, अतिकाल, अत्याचार, ये सारे कुछ उपसर्ग थे संस्कृत में आने वाले, और ये भी हैं। तो ये मैं दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हिंदी के कुछ हैं। अन से अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, भर से भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट, ये सारे। और ये अव्ययी भाव समास में भी इस तरह के शब्द आते हैं। नि से निहत्था, निकंपा, निकंपा, निडर, सु से सुपुत्र, सुडौल, सुजान, दू से दुबला, दुलारा, दुधारू, सुधा, दुसाध्य। और अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, हाफ वाइफ, हाफ पैंट, ये सारे। और ये सारे जो है फारसी के शब्द हैं। चलिए, प्रत्यय देख लेते हैं थोड़ा। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगाकर और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो कृत्य प्रत्यय, ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जैसे हार से होनहार हो गया, पालनहार, खेपनहार, ऊ से खाऊं, चलाऊं, बिकाऊं, अन्न से झारन, ढक्कन, बेलन, आई से लड़ाई, चढ़ाई, कमाई, लिखाई, आवा से भुलावा, छलावा, पछतावा, दिखावा, अंत से भिरंत और घमंड, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं। आगे देख लेते हैं तद्धित, और ये सब है तो आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ को। तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय क्रिया से अंत अन्य शब्दों में जैसे कि संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद आते हैं और प्राय संज्ञा विशेषण बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वाला यानी कि धन वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, ग्वाला, वान से धनवान, गुणवान, पुत्रवान, कोचवान, इक से धार्मिक, शैक्षिक, नैतिक, नागरिक, दैनिक, ता से नीचता, दुष्टता, पशुता, ममता, इत से क्रोधित, उत्साहित, शोभित, अंकित, पन से बचपन, लड़कपन, गंवारपन, अपनापन, वट से लिखावट, बनावट, सजावट, लिखावट, इस तरह के जितने भी शब्द हैं। या से खटिया, लुटिया, डिबिया, ई से पहाड़ी, रस्सी, चोरी, खेती, हंसी बोली, कार से कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, चित्रकार इत्यादि, ठीक है। अब संधि को देख लेते हैं थोड़ा सा। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग बना देते हैं, तो ये सभी को पता ही होगा। आगे देखते हैं कि संधि, अति समीप आए हुए दो वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। और संधि जो है स्वर संधि, स्वरों के साथ मेल होने पर स्वरों में परिवर्तन करने से वो स्वर संधि कहलाता है। और इसके 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ का भी मैंने बात किया, ठीक है। तो जैसे आ हो गया, तो ये आकार वाले जो मात्रिक होते हैं ये सारे दीर्घ संधि में आएंगे। बड़ी ई, तो अगर आप बड़ी ई, बड़ी ऊ, इस तरह के जो अगर शब्द देखें तो ये सारे आप क्या लगाएंगे, सॉरी दीर्घ। तो यहाँ पर इसका दिया गया है, लेकिन ये है कि हर्ष और दीर्घ, अ, दुर्गही, दुर्गहु, अ, आ, ऐसे क्रमशः हस्व या दीर्घ। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर समझने के लिए दिया है अच्छे से, लेकिन उतना जल्दी अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो यहाँ पर उतना आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि जितने भी बड़ी आकार मात्रा अगर अगर आपके शब्द में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर अधिक है, जैसे अचर है। ठीक है, अधि अधि धन अधिक, अधिक अधिकाधिक, चर धन अचर चराचर, दीक्षा धन अंत दीक्षांत। तो देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आप संधि करते हैं वहाँ पर अगर आ की मात्रा हो, दीर्घ स्वर हो, दीर्घ स्वर की मात्रा हो तो आप ऐसे भी यहाँ पर दीर्घ संधि लगा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं वेदांत है, चरणामृत है, दयानंद है, शताब्दी है, मुरारी है। तो ये सारे दीर्घ मात्रा हैं। ठीक है, जो कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। और यन संधि में जैसे आपको छोटा सा मैं बताते चलूं, जैसे य हो जाए, व हो जाए। ठीक है, और इसके पहले अगर कोई भी अर्ध स्वर हो, ठीक है, आधा स्वर, जैसे देख सकते हैं यो के पहले यहाँ आधा तो लगा है, य के पहले आधा भ लगा है, या के पहले आधा तो लगा है, यो के पहले आधा नौ लगा है। तो अगर आधा दिखे यो और व के पहले तो आप समझिएगा कि वहाँ यन संधि है। आप इतना सा ही यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी ये सारे हैं अत्यंत, अभ्युदय, अत्याचार, उपयुक्त। तो ये सारे संधि विच्छेद हैं, आप देख लीजिएगा, हम दे देंगे उसमें। और चलिए गुण संधि देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। गुण संधि तो यहाँ पर समझने का एक छोटा सा मैं आपको माध्यम बताऊंगी। जैसे अगर आप एक डंडी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आप एक ऐसे ध्यान में रखिएगा कि एक इंसान, एक गुण यानी कि एक इंसान का गुण। तो अगर आपको एक डंडी यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, जैसे एक डंडी यहाँ पर देखने को मिले या फिर ओ मिले, ठीक है, तो अगर ये दोनों मिले एक डंडी, लेकिन ऊपर एक डंडी होना चाहिए, तो आप क्या गुण संधि में लगाएंगे। ठीक है, ये गुण संधि में आएगा। जहां पर एक डंडी आपको ऊपर दिखे वो गुण संधि में आएगा। तो देख सकते हैं जैसे उमेश एक डंडी है, गणेश, धर्मेंद्र, मृगनेंद्र, महेंद्र, महोदय, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक डंडी है, भले नीचे उकार लगा है लेकिन ऊपर में एक डंडी है। देख सकते हैं उपेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र, परमेश्वर, जलोर्मी, महोत्सव, सूर्योदय। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ऊपर एक डंडी ही है। तो अगर एक डंडी हो यहाँ पर या फिर ये हो, ओ हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप आंख मूंद कर आप गुण संधि लगा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की तो यहाँ पर वैसे तो मैंने सभी यहाँ पर आपको बता रखा है, लेकिन आपका एग्जाम है तो कुछ अच्छा सा बता देती हूँ जो कि आप वहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे। तो वृद्धि संधि, वृद्धि वहाँ पर गुण एक था, एक इंसान का गुण होता है, तो वहाँ पर एक डंडी हो, लेकिन वृद्धि उसमें तो वृद्धि हो गई। तो ये अगर दो आए, ठीक है, दो आए और या फिर दो आए और यहाँ पर भी इस तरह हो, यानी कि आए औ, तो इस तरह अगर दो डंडी आए तो इसमें वृद्धि हो गई एक का, ऐसे समझ सकते हैं कि एक वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर वृद्धि संधि आपका आएगा। जैसे देख सकते हैं तथेव, तदेव, सदैव, ये सारे ऊपर जो हैं मते एक के लठेत, ये सारे देख रहे हैं ऊपर पे दो आ गई, तो ये वृद्धि संधि में आएगा इस तरह के शब्द। ठीक है, चलिए अयादि में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ अन, इन, इस तरह के, जैसे आय, आओ, आओ, इस तरह के जो शब्द आते हैं, जैसे चयन, अन, यहाँ पर देख सकते हैं गायक, अक, ठीक है, अक, अन। तो इस तरह के अगर शब्द आए तो वो अयादि संधि में ही आते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। और व्यंजन संधि, तो व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि होती है उसे व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन संधि। और उसमें ज्यादातर संयुक्त जैसे च च, ल ल, ट ट और न न, इस तरह के। तो ये च च मतलब दो वर्ण एक साथ आए, जैसे ज ज देख सकते हैं, ड ड देख सकते हैं, न न देख सकते हैं। तो अगर एक वर्ण दो बार आए तो आप व्यंजन संधि उसको मान सकते हैं, और अधिकांश में ये होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही है, और विसर्ग संधि तो वही है विसर्ग संधि। चलिए आगे देख लेते हैं। और समास, तो समास मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें। ठीक है, वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, तो ये तो बता दिए। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। तो ये समास का मैंने अच्छे से डाला हुआ है वीडियो, अगर नहीं देखे हैं आप तो ज़रूर से देख लें। और अलंकार भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये सारे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और शुद्ध अशुद्ध ये वर्तनी है, तो ये भी बता दिया है मैंने। और ये कुछ पर्यायवाची शब्द है जो कि महत्वपूर्ण है, तो मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। विलोम शब्द भी है, तो अनेक शब्दों के एक शब्द थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ यहाँ पर। देखिए, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो अग्रण्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में यानी कि पीछे हुआ हो यानी कि जो छोटा है अनुज, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जिसकी मूल्य ना हो अमूल्य, जिसके समान अन्य ना हो अनन्य, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जो ना जानता हो अज्ञ, जो जातियों के बीच में हो अंतर जातीय, आशा में आशा से कहीं बढ़कर, तो आशातीत होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध यानी कि नीचे लिखा हुआ, तो अधोलिखित, जो कि आपको प्रश्न में भी मिलता है देखने। जो क्षय ना हो सके अक्षय, श्रद्धा से जल पीना आचमन, जो सोचा भी ना गया हो अतर्कित, जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुलंघनीय, अनुवाद किया हुआ अनुदित, जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो अनंत, जिस पर मुकदमा हो अभियुक्त, जिस पर विश्वास ना हो अविश्वसनीय, और जिसकी अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती, ठीक है। जो दूसरों का बुरा करे अपकारी, दूसरों के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, दूसरों के अंदर की गहराई ताकने वाला, तो अंतर्दर्शी, जिसे काटा ना जा सके अकाट्य, नकल करने वाला अनुकरणीय, साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो अमानुषिक, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे अनागत विधाता, इंद्र की पुरी अमरावती, कुबेर की नगरी अलकापुरी, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, पर्वत के ऊपर की समभूमि अधिकतया, काफी महत्वपूर्ण है। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो शरण ले अधमर्ण, जो साधा ना जा सके असाध्य, मोहन जनित प्रेम आसक्ति, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके और सूर्य पश्या, बिना वेतन के अवैतनिक, सिर से लेकर पैर तक अपाद मस्तक, महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। बालक से लेकर वृद्ध तक अबाल वृद्ध, बिना प्रयास के अनायास, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय, दक्षिण दिशा आवाची, उत्तर दिशा उदीची, पूरब दिशा प्राची, पश्चिम दिशा प्रतीची, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो अपभ्रंश, भाषा भी ध्यान में रखना है, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हो अतिकृत, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो अतीन्द्रिय, अध्ययन किया हुआ अधीत, जिसका दूसरा उपाय ना हो अन्य उपाय, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, महल के भीतर का भाग अंतःपुर, जिसका पति आया हुआ है आगत पति का, जिसका पति आने वाला है आगम्य पति का, चोट खाया हुआ आहत, ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो ऊषर, भूमि को भेद कर निकलने वाला उद्भिद, तिनकों से बना घर उटज, जिसमें विष ना हो निर्विष, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो किंग कर्तव्य विमूढ़, ये पूछा गया है इसी बार ही। लेख की नकल प्रतिलिपि, जानने को इच्छुक इच्छा वाला जिज्ञासु कहा जाता है, जो देर तक स्मरण के योग्य हो चिरस्मरणीय, शासन हेतु नियमों का समूह संविधान, जो चांदी जैसा सफेद हो परुहला, जो 10 वर्षों का समूह दशक, व्याकरण जानने वाला व्याकरण, शक्ति का उपासक शाक्त, जो तत्व सदा रहे शाश्वत, जो हर काम देर से करे दीर्घसूत्री, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि, जो हर काम के देर से करे, तो ये
जो गोद ली संतान दत्तक, जैसे दत्तक पुत्र लक्ष्मीबाई की थी। और साधारण लोगों में कही जाने वाली बात किंवदंती, जिसका नाश असंभावी हो, नश्वर, जो पुराणों से संबंध रखता हो, पौराणिक, जो वेदों से संबंध रखता हो, वैदिक, जिसका जन्म पसीने से हो, स्वदेश, शिव के समान पिनाक, मध्य रात्रि का समय, निशीथ, मरने के करीब, मुमूर्षु, मरणासन, पर्वत के नीचे की समभूमि, तराई, उपत्यका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसे, जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए, रंगमंच, जो आकाश में विचरण करे, खेचर, जो मोह नहीं करता है, निर्मोही, जिस शब्द के दो अर्थ हो, सृष्ट, जो तुरंत जन्मा हो, सहजात, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, गुडाकेश, जो स्त्री के स्वभाव का हो, श्रेण, जो वचन से परे हो, वचनातीत, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, जो पूछने योग्य हो, पृष्ठव्य, जंगल की आग, दावानल, पेट की आग, जठरानल, और समुद्र की आग, वागानल, और रात और संध्या के बीच की वेला, मोधुली, जिसका तेज निकल गया हो, निस्तेज, जीतने की इच्छा, जिगीषा, लाभ की इच्छा, पाने की इच्छा, लिप्सा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, जानने की इच्छा, जिजीविषा, मेघ की तरह गरजने वाला, मेघनाथ, विष्णु की तलवार, नंदक, सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य, जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लभ्य, जो सहज रूप से ना पचे, देर से पचने वाला, गुरुपाक, जो अपने से उत्पन्न हुआ है, वो स्वयंभू ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, ध्यान रखना है पर्यायवाची इसका, स्वयंभू ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, जो शत्रु की हत्या करे, शत्रुघ्न, जिसकी पत्नी साथ नहीं हो, वितनिक, जिसकी पत्नी साथ नहीं हो, वितनिक, जिसके दोनों और जल है, दोआब, अमावस्या की रात, कुहू, कलम की कमाई खाने वाला, मसीजीवी, जिस नारी की बोली कठोर हो, करकसा, जो विश्व भर की भरण पोषण करे, विश्वम्भर, जिसकी इच्छा ना की जाती हो, अनिभिलषित। और मुहावरा थोड़ा सा देख लेते हैं, अंक भरना, लिपटना यानी कि लिपटा लेना, अंगार बरसना, चिलचिलाती धूप होना, अंगूठा चूसना, खुशामद करना, आंचल पसारना, मांगना, अंडा खेना, बेकार रहना, किसी वस्तु का बहुत ख्याल करना, अंधेर नगरी यानी कि अत्यंत अन्याय, अक्ल का अर्जिन होना, मूर्ख होना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अटंगा लगाना यानी कि बाधा डालना, अन्न जल उठना, मृत्यु के करीब होना, अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना, अपनी नींद सोना, निश्चित होना, अहीर होना, मूर्ख होना, आंख का अंधा, गांठ का पूरा, धनी पर मूर्ख धनवान। ठीक है, तो ये पूछा गया था। आंख की पुतली होना, अत्यधिक प्यारा होना, आंख चरने जाना, सामने की वस्तु ना दिखना, आंख चुराकर जाना, चुपके से निकल जाना, आंखें तरसना, देखने को बेताब होना, ऐसे आंखें प्यासी होना यानी कि देखने की प्रबल इच्छा, आंखों का अंधा बेवकूफ, आंखों का काटा होना, दुश्मन होना, आंखों ही आंखों में, संकेत में, आटी गर्म करना यानी कि घूस लेना, और आंसू पोंछना, हिम्मत बांधना, आईना होना, बिल्कुल स्वच्छ होना, आगे के मोल होना, बड़ महंगा होना, लू बरसना, लू चलना, आटा गीला करना, बैठे बैठे खाना, आटे दाल का भाव मालूम होना, व्यवहारिक ज्ञान होना, आन पर आना, प्रतिष्ठा का प्रश्न, आपस में गांठ पड़ना, मन मुटाव होना, आसमान छूट पड़ना, अचानक आफत आना, आन पर आना, प्रतिष्ठा का प्रश्न। तो ये तो हो गया। इंद्र की परी होना, बहुत सुंदरी, इति होना, खत्म होना, ईट तक बिकवाना, दरिद्र बना देना, उल्लू का पट्टा होना, मूर्ख होना, एक की 10 सुनाना, करा उत्तर देना, 1 से 2 3 होना, नीलाम होना, 1 2 3 होना यानी कि कहीं कहीं भाग जाना भी होता है, तो यहाँ पे नीलाम होना आपको ध्यान में रखना है, ये भी होगा। एक ही भाव तोलना, सबके साथ एक सा बर्ताव करना, एड़ी से चोटी तक लगना, अत्यंत क्रुद्ध होना, एड़ी से चोटी तक आग लगना, आग है तो अत्यंत क्रुद्ध होना, ऐंठ लेना, धोखे से लेना, जैसी तैसी करना, इज्जत खराब करना, ऐसा वैसा ना होना, असाधारण, ओछे की प्रीति,
नीचों की मित्रता, औंधे मुंह गिरना, बुरी तरह धोखा खाना, और ही रंग खिलना, कुछ विचित्र बात होना, कंघी चोटी में रहना, कंघी चोटी में रहना, हमेशा बना श्रृंगार में रहना, कंचन बरसना, बहुत धन पाना, कंठ फूटना, थोड़ा बढ़कर बोलना, कंधा लेना, कंधा देना, मदद देना, और कतर व्योत करना यानी कि किफायत करना, कफन की कौड़ी न होना, अत्यंत निर्धन होना, कलेजा धक से हो जाना, स्तब्ध रह जाना, कलेजा निकाल कर रख देना, दिल की बात कहना, कलेजा पकना यानी कि दुखी होना। कहने से आना, बहकावे में पड़ना, कांटा बोना, बिछाना यानी कि अनिष्ट करना, कागज की नाव, अस्थाई, कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पानी, ठीक है, लिखा पढ़ी करना, काटने दौड़ना, क्रुद्ध होना, काटो तो खून नहीं, कुछ अप्रत्याशित बात सुनकर स्तब्ध रह जाता है, वही बोला जाता है कि काटो तो खून नहीं, ठीक है। काठ की हांडी, अस्थाई, कान देना, ध्यान देना, कान पकड़ना, शपथ लेना, काम आना, वीर गति प्राप्त होना, काया पलटना, अमूल परिवर्तन, कुएं में भंग पड़ना, सभी एक की तरह, कुत्ता काटना, दुर्बुद्धि होना, कौल का पूला, वचन का पक्का, खफा देना, मर मिटना, खलबली मचना, भगदड़ मचना, खाक उठना, बर्बाद करना, खाल उधेड़ना, बहुत पिटाई करना, खुदा की मार, देवी प्रकोप, खुटे के बल कूदना, दूसरे के भरोसे उछलना, खेत आना, मरना, गंगा नहा लेना, किसी महत्वपूर्ण काम से मुक्ति, गंगा लाभ होना, मृत्यु होना, गजराज की छाती होना, बहुत छाती होना, गताल खाने वाला डूबना, गर्दन पर सवार होना, हमेशा पीछे रहना, गहरा हाथ मारना, बहुत धन पाना, गहरा छानना, गाढ़ी छानना, बहुत दोस्ती, गुरु घंटाल होना, चालबाज होना, गुल खिलना, अनहोनी होना, गोटी लाल होना, फायदा होना, गोली मारना, छोड़ना, घर बैठे शिकार करना, बिना मेहनत के माल बनाना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर रखा गया है, पूरा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे, तो इसीलिए इस तरह के बनाए गए हैं। घर से देना, हानि उठाना, घात में रहना, मौके की तलाश में, जिस तरह आप लोग मौके की तलाश में हैं कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, वही है। घास काटना, व्यर्थ में समय गुजारना, घी के दिए जलाना, आनंद मनाना, घुल मिलकर कांटा होना, चिंता के कारण दुर्बल होना, घोल कर पील जाना, कंठस्थ करा लेना, चक्की में जूते रहना, काम करते रहना, चलता पुर्जा होना, चालाक होना, चांदी काटना, आराम करना, खूब कमाई होना, चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, चींटी के पर निकलना, मौत के लक्षण दिखना, चींटियां फंसना, किसी मालदार को फंसाना, और बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको ये दे दूंगी पीडीएफ, ठीक है। तो जो समझाने लायक था मैंने समझा दिया, और ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है शब्दांश हैं, वाक्य हैं, विलोम शब्द जो भी बचे हुए हैं, तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये व्याकरण की दृष्टिकोण से, और यहाँ से आपको प्रश्न 100% देखने मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी वो टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और वहीं से प्रश्न भी बनने वाले हैं, तो आप जरूर से देखिएगा इसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, और ये 6 to 8 के लिए था, तो 6 to 8 का क्योंकि एग्जाम अब खत्म ही होने वाला है। और जहाँ तक बात रही 9, 10 और 11, 12 की, तो मैं उसका कंटिन्यूअस क्लास लेने वाली हूँ और उसके एग्ज़ाम तक भी प्रैक्टिस मैं कराने वाली हूँ, और यूजीसी नेट और झारखंड जेट का तो मैं करा ही रही हूँ साथ ही। तो बिल्कुल से जुड़े इस चैनल के साथ, और यहाँ पर आपको अच्छा तैयारी का एक सोर्स भी मिल जाता है और अच्छे से तैयारी भी होगी। चलिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।